1,76,000 करोड़। हम मीडिया के लोग अपनी स्क्रीन पर 176 के अंक पर कई सारे शून्य लगाकर देश को बताते थे कि यह 2G का घोटाला दरअसल कितना बड़ा है। हमें अपनी संस्थाओं और एजेंसियों पर भरोसा करना होता था। हम आज भी भरोसा करते हैं, लेकिन हम जो आंकड़े तब दिखाते थे उन्हें माननीय अदालत ने गलत मान लिया है। हम नहीं कह सकते कि आइंदा हम ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कल को फिर सीएजी किसी एक मामले में गड़बड़ी होने की बात कह सकता है और सीबीआई अपनी जांच में उसकी तस्दीक भी कर सकती है। लेकिन सवाल है कि अगर सीएजी और सीबीआई के जिन आंकड़ों और नतीजों पर देश की राजनीति करवट ले लेगी, उसके गलत साबित होने पर इनकी साख का क्या होगा और क्या होगा उन राजनीतिक आर्थिक बदलावों का जो कथित 2G घोटाले की वजह से देश में हो गए, और जवाब देगा उन आंदोलन की विश्वसनीयता का जो देश में करप्शन के नाम पर चलाए गए। कौन वापस करेगा देश की उस साख को जो देश के भ्रष्टाचार में डूबे होने की बात कह कहकर हमने गंवाई। आज की चर्चा इसी पर। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो एक बात फैसला सुनाते हुए जज साहब ओपी सैनी ने कही। उन्होंने कही कि मैं 7 साल से रोज रिलीजियसली इस बात का इंतजार करता था कि कोई आएगा और कहेगा हमारे पास सबूत हैं, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन सीबीआई किसी ऐसे शख्स को लेकर नहीं आई, और मैं उम्मीद करूंगा कि चर्चा में शामिल हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे माननीय जज की इस भावना का सम्मान करेंगे। तो 2G घोटाले के सभी आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, यानी जिस मामले की सुनवाई 7 साल तक चलती रही उसे साबित करने के लिए सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत था ही नहीं। जिस केस की सुनवाई 7 साल तक चली, जिस केस में कई बड़े चेहरों के खिलाफ जीरा हुए, उस केस की बुनियाद ही खोखले थे, जिसके लिए पूर्व संचार मंत्री ए राजा और राज्यसभा सांसद कनिमोझी को 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा, बल्कि 7 साल तक कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। कहते हैं ना, इंसाफ मिलने में देर होती है लेकिन मिलती जरूर है। वैसा ही कुछ हुआ ए राजा और कनिमोझी के साथ। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2000 पन्नों में अपना फैसला सुनाया है, लेकिन एक लाइन की बात यही है कि कोर्ट ने ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 17 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई ने जो सबूत दिए थे उससे घोटाले की बात साबित नहीं हो पाई। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र ऑफिशियल रिकॉर्ड की मिसलीडिंग, चुनिंदा रीडिंग और संदर्भ से हटकर है। आरोप पत्र मौखिक गवाही पर आधारित है। गवाहों ने सुनवाई के दौरान ऐसी बातें नहीं कही। अगर गवाहों ने मौखिक तौर पर बयान दिए हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड के खिलाफ हैं, तो वो कानूनन मान्य नहीं है। आरोप पत्र में रिकॉर्ड किए गए कई तथ्य गलत हैं। मसलन एंट्री फीस के रिवीजन की वित्त सचिव की ओर से सिफारिश करना और एंट्री फी के रिवीजन की ट्राई की सिफारिश। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष नाकाम रहा है। आरोप पत्र वेल्ड कोरियोग्राफ है। Only one line the court announced that prosecution has miserably failed to prove any of the charge. तो क्या ये माना जाए कि तत्कालीन सीएजी विनोद राय ने झूठी रिपोर्ट दी थी? जिस नुकसान की बुनियाद पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था, दरअसल में वो नुकसान तो हुआ ही नहीं। इन बातों के संकेत ए राजा के बाद संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे कपिल सिब्बल ने उस वक्त भी दिए थे। अब जब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तो सिब्बल अपने पुराने दावों को सख्ती के साथ दोहरा रहे हैं। मैंने आज तक किसी भी बयान के कभी यू टर्न नहीं किया। ये तो भाजपा करती रहती है और सीबीआई करती रहती है, मैं नहीं कभी करता। और आज मेरी बात सिद्ध हो गई। कोई करप्शन नहीं, कोई लॉस नहीं, और अगर स्कैम है तो झूठ का स्कैम है, विपक्ष के झूठ का और विनोद राय के झूठ का। और विनोद राय को आज देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। ये प्रिजम्पटिव लॉस की जो थियरी थी अब सब गलत साबित हो गई।
दरअसल 2010 में सीएजी रहे विनोद राय की रिपोर्ट में यह घोटाला सामने आया था, जिसके बाद 2011 में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने 17 आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय करके 6 महीने की सजा सुनाई थी। आरोप ये लगाए गए थे कि नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस दिए गए। इसमें सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा पर शाहिद बलवा की कंपनी स्वान टेलीकॉम को नियमों की अनदेखी कर लाइसेंस देने का आरोप लगाया गया था। कहा यह भी गया था कि कलाइनार टीवी को डीबी ग्रुप ने 200 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत दिए थे। कलाइनार टीवी की निदेशक कनिमोजी थी। सवाल यह है कि जिस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर घोटाले की बात कही गई थी, क्या वो आधारहीन थी? क्या देश को होने वाले नुकसान की बात हवा हवाई थी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि किसी आरोप को साबित करने के लिए 7 साल का वक्त कम नहीं होता। अगर घोटाला हुआ था तो सीबीआई सबूत क्यों नहीं जुटा पाई? 122 लाइसेंस रद्द किए गए थे, उसकी भरपाई अब कौन करेगा? आरोपियों के जेल में बिताए वक्त का जवाब अब कौन देगा? कहीं ये घोटाले की आड़ में सिर्फ राजनीतिक स्टंट तो नहीं था? इन सवालों का ठोस जवाब शायद कोई ना दे, लेकिन कोर्ट का फैसला तो इन्हीं बातों की ओर इशारा करता है। गोपाल कृष्ण, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो सवाल बहुत सारे हैं। पहली बात तो यही, जिसे आप देश का सबसे बड़ा घोटाला समझते रहे, आज ये साबित हुआ कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं, कोई आरोपी नहीं, तो फिर इतने दिन ये हो क्या रहा था? और साथ ही जब जज साहब ने कहा कि ये वेल कोरियोग्राफ्ड है चार्जशीट, ये अपने आप में और भी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सीएजी, सीबीआई, इनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर जो सवाल है वो और भी भारी है। आने वाले वक्त में जब भी इन संस्थाओं की ओर से कोई आंकड़े आएंगे तो शायद लोग उस सहजता के साथ उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से 2012 में किया करते थे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। सुदेश वर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, आशुतोष मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय भूसरेड्डी हैं, सचिव है आईएएस एसोसिएशन के, शेरवीर पनाग हैं, वकील हैं एंटी करप्शन के, प्रशांत मेहता हैं, वकील है दिल्ली हाईकोर्ट के, और साथ ही कांग्रेस से भी हमारे साथ है मीम अफजल कुछ देर में जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले सवाल मैं प्रशांत जी आपसे करता हूं। आज कोर्ट ने जो फैसला दिया, आपको एक बात जो मुझे लगती है कह रही है कि वेल कोरियोग्राफ्ड है, यह मुझे बहुत परेशान करती है कि वो संस्थाएं जिन पर देश को भरोसा है, इन पर भरोसा कर सरकारें बदल दी गई। कहीं ना कहीं मान लिया गया कि हां, ये भ्रष्टाचार हुआ और अब उनके आंकड़े खोखले निकले हैं। इसमें सबसे पहले तो जो बात गौर करने की है वो ये है कि जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट ने आज ये बोला है वेल कोरियोग्राफ्ड का मतलब बताइए। वेल कोरियोग्राफ्ड का मतलब कोर्ट के हिसाब से सिर्फ आज की डेट में ये है कि कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया है जो ये दिखा सके कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सारे के सारे एक्यूज्ड वर इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर स्कैम। तो इसमें जो वेल कोरियोग्राफ्ड का मतलब है वो यही है, लैक ऑफ एविडेंस आज की डेट में, कि एविडेंस जो है वो पूरा नहीं है टू कन्विक्ट एनी ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो कोर्ट का स्टैंडर्ड है इसके ऊपर कन्विक्शन करने का। ठीक है, यहां पर एंटी करप्शन के वकील शेरवीर पनाग, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप किस तरह से इसका मतलब निकालते हैं कि वेल कोरियोग्राफ, क्या ये वाकई में सिर्फ इतना सिंपल मामला ही, यही मैसेज देना चाहते हैं कि एविडेंस नहीं था, या वेल कोरियोग्राफ कुछ और भी कहता है? देखिए, इसकी खास बात तो ये है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे सीबीआई है, उनका काम है कि वो एक निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल करें और मीडिया ट्रायल या विपक्ष या राजनीतिक लड़ाइयों के बीच में बनकर उनके चक्रव्यूह में घूमकर अपनी जांच ना करें और उनकी जो चीजें बाहर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उन एलिगेशंस को साथ में बिना सही जांच पड़ताल किए हुए, बिना एविडेंस को कलेक्ट किए हुए अगर वो केस लाएंगे अदालत में तो उसका यही हाल होगा, वो कोरियोग्राफी ही मानी जाएगी। और इसकी खास बात एक और है कि जो हमारे संस्थाएं हैं, एक कि दोनों तौर पे, एक जो सीबीआई के तौर पे है और एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है, ये अगर इस केस का एविडेंस इतना कमजोर था तो ये केस लाना ही नहीं चाहिए था। इन जो आरोप लगाए गए हैं ये कोर्ट तक आने ही नहीं चाहिए थे। अगर सीबीआई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक इंडिपेंडेंट तौर पे काम कर रहे थे तो
ठीक है सुदेश जी, आप क्या कहेंगे? एक बड़ा सेटबैक है। आप लोग 2014 के पहले से जो शोर मचाया करते थे कि बड़ा घोटाला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे आरोपों की हवा निकाल दी, एक सबूत नहीं मिला किसी के खिलाफ। एक बात बताइए नरेश जी, थोड़ा सुन लीजिएगा हमको। इतना जल्दी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए। जंप नहीं है ना, सीबीआई ये तो आज सीबीआई की कोर्ट ने कह दिया ना कि एक भी सबूत नहीं मिला। आप जंप करने वाली जगह कहां रह जाती है? सर नहीं, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना एक बार, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है काइंडली सुन लीजिए। देखिए आपने जो अभी एक बात बोला, वेल कोरियोग्राफ्ड चार्जशीट, ये सारे चीज यूपीए के रेजिम में हुए हैं। उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस पैरेड बोला था। आप ये बताइए जो फैक्ट्स हैं, ये कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने नहीं बोला है करप्शन नहीं हुए थे। सीबीआई कोर्ट ने लेकिन साबित नहीं कर पाई ना, बोलना और साबित करने में अंतर है। सफिशिएंट एविडेंस। सर सुन लीजिए ना सर, थोड़ा सा मैं बोल लूं, क्योंकि आपने तो ऐसे किया ऐसे बरी हो गया, कोई ऐसा नहीं हुआ है। बरी हो गए सारे के कितने फैसले बदले गए हैं? सारे बरी हो गए, आज की डेट में यही माना जाएगा, सारे बरी हो गए। ट्रायल कोर्ट के कितने, और आपने कहा 2011 का मामला है, सबको बोला है 5-5 लाख का, करीब 3.5 साल से आपकी बेल सरकार देना पड़ेगा। 3.5 साल से आपकी सरकार थी, एक एविडेंस तो देना चाहिए। हाई कोर्ट में अपील किया है। सर सुनिए ना, मैं कंप्लीट कर लूं। मुझे पता है आप जो बोल रहे हैं, सीबीआई ने चैलेंज किया इस डिसीजन को, बोला है चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, तो अभी फाइनल नहीं है, तो देख लीजिए। और कुछ तथ्य हैं जो आपके लोगों के सामने हैं। ये घोटाला था, आप बताइए जब ओरिजिनल एलोकेशन हुआ था 122 ब्लॉक्स, स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसेस जब मिले थे, किस रेट पर मिले थे? 1000। अरे वो आपके और मेरे कहने से घोटाला साबित हो जाएगा क्या? एक लाइसेंस। सुदेश जी, आपके और मेरे कहने से आप और मैं एक्सपर्ट हैं क्या प्राइसिंग के? आपने हमें कटघरे में खड़ा किया है ना, तो मुझे बोलने दीजिए। आप हमें कटघरे में खड़ा किए तो मुझे बोलने दीजिए। आपकी जो दर्शक हैं वो भी देखेंगे, डिसाइड करेंगे। आप ये बताइए कि हमारा कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। सुप्रीम कोर्ट 122 लाइसेंसेस को कैंसिल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्ट देख के किया होगा ना। उसको एक पीआईएल गए थे सुब्रमण्यम स्वामी, गुमराह मत कीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 जी आप गुमराह मत कीजिए, ये आपको पता है। उसके बोला माफ कीजिए, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। नहीं, एक सेकंड, आप गुमराह मत कीजिए, आपको मैं वक्त दे रहा हूँ, गुमराह मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का 122 लाइसेंस रद्द करना वो आवंटन की नीति पर सवाल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह नहीं था कि घोटाला हो गया है। कम से कम गुमराह मत कीजिए, वक्त आपको मिलेगा अपनी बात रखने का, लेकिन कोशिश और गुजारिश आपसे यही है। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे आपको बता दूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्रेरी एलोकेशन था। सुप्रीम कोर्ट के वर्ड सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना क्या वर्ड थे। सुप्रीम कोर्ट के वर्ड सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आर्बिट्रेरी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वही तो मैंने कहा, इससे ज्यादा वर्ड क्या हो सकता है? लेकिन इसका वो आवंटन की नीति पर सवाल था। ये भी सुदेश जी समझिए बात को, वो घोटाला नहीं था। दीज आर नॉट माई वर्ड्स। वो घोटाला नहीं था, वहां पर घोटाला नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब आप समझिए ना, के नजदीक थे उनको फेवर करने के लिए ये डिसीजन लिया गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर से ऑक्शन करो। यूपीए की सरकार में 3 बार ऑक्शन हुआ, और जो लाइसेंस को 1658 करोड़ में इन्होंने दिया था, उसी लाइसेंस को यूपीए ने 9407 करोड़ में बेचा, उसी लाइसेंस को। और फिर दोबारा 3,539 और तीसरे बार 61,162 करोड़ में। एक आंकड़ा मैं दे दूं, एक आंकड़ा मैं दे दूं सुदेश जी, एक आंकड़ा मैं दे दूं अब। और जब हम आए सुदेश जी, 1,10,000 करोड़ में हमने बेचा। सुदेश जी एक आंकड़ा मैं दे दूं, तो आपने 9,000 से लेके, सुनिए सुनिए, आपने 9,000 से लेके 61,000 करोड़ तक का आंकड़ा बताया। सुदेश जी, इसी का झगड़ा है, झगड़ा नहीं है सुदेश जी। ये आपने क्यों काम में बेचा था? सुदेश जी अब सुनिए, आपने 9,000 से लेके, सुनिए अब एक मिनट, अब आप सुनिए, आपकी बात हो गई, आप सुनिए अब। आपने 9,000 से लेके 61,000 करोड़ तक का आंकड़ा बताया। 3,80,000 करोड़ का आंकड़ा जो बैंकों ने कर्ज दिया था इन कंपनियों को, उसका क्या हुआ? कितना एनपीए हो गया? इसका जवाब है आपके पास। खाली लिस्टेड कंपनियों में 30,000 लोगों की नौकरी चली गई, इसका हिसाब है आपके पास। 7 से 8 विदेशी कंपनियां जो यहाँ पे निवेश करना चाहती थी, वो एक पूरा एक्सपीरियंस लेकर देश से चली गई, इसका हिसाब है आपके पास। सीबीआई कोर्ट के जजमेंट की बात हो रही है, हिसाब है क्या आपके पास? ऐसा नहीं है कि जजमेंट कोई हिसाब नहीं आपके पास, जा सकता, कोई हिसाब नहीं आपके पास। आपको बहुत बार जजमेंट में क्वेश्चन मार्क उठते हैं, संजय जी, इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठते हैं।
और सीबीआई ने इसको चैलेंज किया। चलिए ठीक है, संजय जी, अब संजय जी से सवाल करते हैं। नहीं करती है संजय जी, आप ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को तो फाइनल आप किस तरह देख रहे हैं? और कांग्रेस ने बीजेपी के जो भाई है वो कह रहे हैं कि निजी घोटाला तो हुआ था, सीबीआई की कोर्ट कहती है कि एक एविडेंस नहीं है, जज साहब कहते हैं कि मैं 7 साल तक रोज अगर आपके पैनलिस्ट, लेकिन एक अगर वो थोड़ा शांत बैठे तो। जी संजय जी, अब मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये आज का जो न्यायिक निर्णय आया है वो अपने आप में चीजों को स्पष्ट कर रहा है। ये बात अपने जगह सही है कि सीबीआई उसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएगी और जो सबसे देश की ऊंची न्यायालय वो उस पर निर्णय दे के अंतिम निर्णय होगा और उससे बातें पूरी हो जाएगी। लेकिन ट्रायल कोर्ट जो मेन कोर्ट है, जहां पर साक्ष्य की विवेचना होती है, विश्लेषण होता है, और अगर वो इस निष्कर्ष पे आए कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है और इसके बाद भी आरोप पत्र गठित हुआ, ये अपने आप में प्रश्न लगाता है पूरे इस मामले पर। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम होता है, जो राजकीय सेवक होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो विभागों में काम करते हैं, अगर वो पाक साफ थे और उनको फिर चार्जशीट हुआ, उनको जेल हुआ, उनको जेल जाना पड़ा नौकरी के दौरान, रिटायरमेंट के दौरान, तो उस पर जो प्रशासनिक ढांचा है देश का और प्रदेशों में, उस पर बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो अभी गवर्नेंस में जो वो आया है, एक ठहराव आया है, वो इसी कारण है कि हर आदमी सोचता है कि मैं अगर कुछ आगे बढ़ चढ़ के निर्णय लूंगा, जनहित में निर्णय लूंगा, बाद में उसे क्वेश्चन किया जाएगा, तो फिर आदमी संकुचित होता है, फिर उसको कमिटियों के थ्रू डालता है और फिर उसमें समय ही होता है। अंततः देश का नुकसान होता है और देश की जनता का नुकसान होता है, क्योंकि जो चीजें उनको जिस समय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और वो इसलिए होता है कि जो गवर्नेंस पे और पॉलिसी पैरालिसिस की हम लोग बात करते हैं या गवर्नेंस पैरालिसिस की हम लोग बात करते हैं, वो इसलिए हो रहा है। और ये जब से इस प्रकार के पीआईएल्स के दौरान इस प्रकार के मुकदमे और फिर ऑर्डर्स, इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस के बाद में हम लोगों ने देखा है कि एक दौर आया था पॉलिसी पैरालिसिस का, जबकि सरकारें उसको वापस पटरी पे लाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन एक बार जब भय बैठ जाएगा प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों में, साइंटिस्टों में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग अंततोगत्वा कार्य करते हैं, इस तरह से पूरा इस पे निर्णय देते हैं, उनको फिर इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर उनको भी इस प्रक्रिया में उनको भी उलझा दिया जाता है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मीम अफजल हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। मीम साहब, कपिल सिब्बल का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये विनोद राय के झूठ का स्कैम था। ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसमें? वो देखिए, उन्होंने पहले जो बयान दिया उसके अंदर उन्होंने कहा था कि विनोद राय और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए मालूम होते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्कैम का नाम देकर के हमको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे 7 साल से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था और 2014 के अंदर इसी स्कैम का नाम लेके 2G करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और एक ईमानदार सरकार को बदनाम करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि उनकी सरकार भी शायद इसी करप्शन के इशू को लेकर के बनी, और ये साबित आज हो गया कि करप्शन के जो चार्जेस थे वो गलत थे। यूपीए की सरकार ईमानदार सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन विनोद राय जी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली साजिश के नतीजे में उनको सरकार हाथ आ गई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उस वक्त तक नहीं, बल्कि पिछले 3.5 साल, बल्कि 3.25 साल से हम जिस भी टीवी डिबेट में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसी स्कैंडल को एक्सपोज करते हैं, तो इनके प्रवक्ता हमारे ऊपर सिर्फ एक ही चीज लेकर के हमला करते रहे हैं, और वो है 2G स्पेक्ट्रम 176,000 करोड़ का, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आज बीजेपी बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। अरुण जेटली जी ने जो बयान दिया है, शायद आपने दिखाया होगा, मैं जरा देर से जुड़ा हूं,
उसमें उन्होंने कहा है कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये कोई सम्मान पत्र नहीं है। मैं समझता हूं अरुण जेटली जी इतने बड़े लॉयर हैं और उनको ये पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या चीज होती है। मैंने आज एक बहुत ही जिम्मेदार वकील से पूछा कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है ये कहना कि ये सर्टिफिकेट है या इसको सर्टिफिकेट समझ रही है गवर्नमेंट। मैं समझता हूं कोर्ट के जस्टिस पर मबनी फैसले को ये कहना कि वो सर्टिफिकेट समझ रही है कांग्रेस या सम्मान पत्र समझ रही है, हम इसे ना सम्मान पत्र समझते हैं ना हम इसको जो है कोई सर्टिफिकेट समझते हैं। हम ये अदालत का फैसला है जो हर एक पर लागू होता है, जिसको हर एक को मांगना होता है। बिल्कुल आज की तारीख में कोई भी आदमी कनेक्ट नहीं हुआ है और कांग्रेस से रिलेटेड एक भी शख्स इसमें कभी नहीं। सुदेश जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मैंने आपको समझाया, शायद आप उस बात को समझ नहीं पाए। मैंने आपको बताया था वो क्यों लाइसेंस अभी कैंसिल हुआ था। मीम साहब 1 मिनट आपको रोकूंगा। सुदेश जी आप कहने के पहले बोल रहे थे, अभी बताया। सुदेश जी का एक सवाल है, सुदेश जी का सवाल है कि अगर कोई गड़बड़ नहीं थी, अगर कोई घोटाला नहीं था तो 122 लाइसेंस जो पैसा मिला वो सुप्रीम बताता है कोर्ट कि ने। 0 लॉस नहीं था। ठीक है मीम जी बताइए, आप जवाब दीजिए इस बात का कि 122 लाइसेंस कैंसिल क्यों हुए। देखिए वो आवंटन को लेकर के हुए थे, करप्शन को लेकर नहीं हुए थे। जो बात शायद अभी कह भी रहे थे आप, मैंने टेलीफोन पर सुना, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 7 साल के अंदर 2000 पन्नों का जजमेंट है और ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है कि हवा में लिख दिया गया है। इसको आगे चैलेंज करने में भी इनको सुप्रीम कोर्ट का इंडाइटमेंट है कि इनके सुप्रीम कोर्ट का इंडाइटमेंट है कि फेवर किया गया जो पावर के उनको। आप अभी एंकर से लड़ रहे थे और अभी आप मुझसे भी लड़ेंगे। आपसे बर्दाश्त तो होता ही नहीं है मुखालफत जरा सी लड़ेंगे क्योंकि आप लोग गलत बता रहे हैं। आपसे मुखालफत जरा सी बर्दाश्त नहीं होती। आप लोग की आदत हो गई है। आज सुबह से आपके कई प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों को भी गाली दे रहे हैं। अच्छा 1 सेकंड सुदेश जी, आप जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बात कर रहे हैं ना, मैदान नहीं आपको एक बात बता दूं, उसी फैसले के अंतिम पैरा में बात लिखी गई है। 1 मिनट मैदान जीतने की बात सुदेश जी, मैं चाहता हूं जो भी पक्ष जो बात रखे जनता के सामने पूरी रखे, सही रखे। देश देख रहा है। आपने अंतिम पैरा में क्या लिखा जरा पढ़ के सुनाइए। अंतिम पैरा पढ़ने का साहस है कि आप में देश को गुमराह नहीं कर पाएंगे। 4 गुना मिला था कि नहीं? उस फैसले का बड़ा झूठा कोई नहीं है। आप जब यूपीए में थे तो से बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं है। तो क्या ज्यादा पैसा नहीं मिला था? इसी लॉस की तो बात हो रही है कि आपने लॉस कराया था। लॉस कराना और भ्रष्टाचार कराना दो अलग अलग बात है। आपके सरकार थी, एक एविडेंस भी नहीं दे सके आप इतने बड़े चैंपियन हैं करप्शन के। अब बस जो रही हम लोग कहीं नहीं थे, एक एविडेंस नहीं दे सके। ठीक है आशुतोष जी के पास जाना पड़ेगा। सुदेश जी 1 मिनट रुकिए। मीम अफजल आप दोनों से माफी चाहूंगा। आशुतोष जी ये जो बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तब लाइसेंस क्यों रद्द किया था और आज की इस क्लीन चिट को आज जो बरी कर दिया गया कि एक सबूत वहां पर सीबीआई नहीं दे पाई, किस तरह से देखेंगे? बीजेपी के जो प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि तब फिर लाइसेंस कैंसिल क्या हुआ था। इसका जवाब अलग अलग तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं क्या ये दोनों फैसले क्या एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं क्या, या ये अलग अलग हैं और इनको मिलाना गलत है? नहीं, इन दोनों को मिलाना एकदम गलत है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था जहां पे 122 लाइसेंस कैंसिल हुए थे, उसमें कहा था कि नीति गलत है और अगर आप दूसरी नीति से बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कि बाद में मिले भी। आज का जो फैसला है वो ये दिखाता है कि भाई जो लोग, जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, तो मेरे हिसाब से वेल कोरियोग्राफ्ट, तो मेरे हिसाब से उस वेल कोरियोग्राफ्ट का मतलब था कि इन लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और ये फंसे नहीं। और ये प्रूव करना था कि इन लोग ने वो नीति पैसा लेके बनाई जैसे कि कुछ लोगों को फायदा हो सके, जो कि सीबीआई आज प्रूव नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने जब 122 लाइसेंस कैंसिल किए थे तो उसने कहा था कि ये आपका बेचने का जो तरीका है, ये अलॉट करने का जो तरीका है, ये गलत है और अगर इससे देश को जो है पैसे ज्यादा मिलेंगे अगर आप इसको ऑक्शन करें। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और उस समय की नीति जो थी उसके अंतर्गत ही फैसले लिए गए थे। कोई ऐसा तो था नहीं कि दोनों नीतियां थी और इन्होंने कहा नहीं हम जो है ऑक्शन नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे। तो दोनों फैसले एकदम अलग अलग हैं। दूसरी बात, अभी एक संजय जी बात कर रहे थे कि सरकारी कर्मचारी जो है डर जाता है, और आपने एक बात उठाई कि जो है बहुत सारी फॉरेन कंपनियां भाग गई, निवेश नहीं किया। तो आज का जो फैसला है ये कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत हिम्मत देगा, मदद देगा।
उनको जैसे इसमें भी, इस केस में भी बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों कैसे देगा हिम्मत? मैं बता रहा हूं, कैसे देगा? चीटेड फील करेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ करेगा। टेलीनॉर का आपको बता दूं 14,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। उसकी क्या गलती थी जो उसने आके यहाँ पे इन्वेस्ट किया? अब कैसे करेगा वो सुनिए। कि जैसे आप बात की कि वेल ऑर्केस्ट्रेटेड की, फंसाया नहीं जा सकता कि भाई जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कैसे करता है, जो नियम है उसके हिसाब से उनको वो फॉलो करता है और उसी हिसाब से बिडिंग करता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को भी फंसाया जा रहा था कि साहब इन्होंने बेईमानी करी, घूसखोरी करी, ये किया वो किया। अब आज उनके पास एक ये है कि भाई ये फंसाए नहीं जा सकते हम, अगर हम लेकिन 7 साल इंतजार करना पड़ता है ना सर। वो और उसका नुकसान जरा सोचिए, हर वो व्यक्ति, फिर चाहे वो ए राजा हो, कनिमोजी हो, बलबा हो, जितने लोग जेल में रहे, उनके उस वक्त को कोई लौटा सकता है क्या? लौटा सकता और खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फिर चाहे वो डीएमके हो या कांग्रेस हो, जिन पर ज्यादा आरोप लगे, पब्लिक इमेज जो खराब हुई, यूपी की तो सरकार इसमें चली गई, कहां तक आप इस चीज को कंपेंसेट करेंगे? नहीं कर सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सभी मेहमान हमारे साथ, एक ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। जितने मुलजिम हैं सबको जो है बरी कर दिया गया। विपक्ष के झूठ का स्कैम। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, आज बड़ा फैसला आया है सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से, जिसमें कहा गया कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सबको बरी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि देश इतने साल से जिसको घोटाला समझ रहा था, वो घोटाला माने था ही नहीं, कोई आरोपी नहीं, कोई दोषी नहीं। और खास तौर पर जो सबसे गंभीर बात जज ने कही, वो ये कही कि वेल कोरियोग्राफ लगता है, कि बहुत गंभीर है, सबका बरी हो जाने से भी ज्यादा गंभीर है कि अगर ये कोरियोग्राफी थी तो सीबीआई किसके इशारे पर कर रही थी, आखिर ये चल क्या रहा था इतने साल। एक बार फिर संजय जी आपके पास आऊंगा। आपको लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ 2G का और आज का जो फैसला हुआ, कहीं ना कहीं सीबीआई और सीएजी जैसी संस्थाओं पर लोगों का भरोसा जो है वो कमजोर होता है? एक तो वो बात आप लोगों ने उस पर चर्चा की और प्रकाश डाला है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह ना कि लोग जो बड़े लोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स 30-35 साल नौकरी में रहते हैं और भारत सरकार में सचिव के स्तर पे या प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव के स्तर से रिटायर होते हैं, या भारत सरकार में सचिव या उस स्तर से रिटायर होते हैं, तो फैग एंड ऑफ द सर्विस में इस प्रकार का स्टिग्मा लग जाना, जो आपके जीवन भर वो एक स्टिग्मा आपके होता है। जब ये हुआ था और अरेस्ट और जेल हुए थे, तब बहुत दिनों तक अखबारों में और अरेस्ट और जेल हुए थे, तब बहुत दिनों तक अखबारों में और पूरे देश को ये बात पता चली थी। लेकिन अब जो उनका बरी हो जाना है, ये एक आध दिन समाचार में रहेगा और बाद में बात विलोपित हो जाएगी। तो एक करियर ब्यूरोक्रेट के लिए ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई है कि बिना कारण के उनको वो जब ऐसे लपेटे में आ जाते हैं और इस प्रकार के उसमें स्कैम में उनको भी खींचा जाता है और बाद में वो बरी हो जाते, तो न्यायिक व्यवस्था हमारे देश की बहुत अच्छा है कि अंततः न्याय हुआ। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया से गुजरना अपने आप में बहुत दुखदाई और बहुत ही कष्टप्रद है। उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि कोई भी ब्यूरोक्रेट के पास आज कोई भी क्रिमिनल मुकदमा लड़ने का नहीं क्षमता है, ना उसके पास इतना पैसा है। जब अगर ऐसा हो जाता है तो आपके तनख्वाह की भी बचत का पैसा भी खत्म हो जाता है और पेंशन का पैसा भी इसमें चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बाद में विकराल स्थिति और वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसी तरह की चीजों से फिर से वो पॉलिसी पैरालिसिस वाली चीजें हैं, उनका डर भी बना रहता है। हमारे साथ अब विकास सिंह जी भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हैं। हाँ, विकास जी सवाल मेरा आपसे है, वो एक कहावत है, संजय जी आता है, दूध का जला के फूक फूक के पीता है। विकास जी, आज जो फैसला आया है सीबीआई की इस कोर्ट से, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि ये वेल कोरियोग्राफ चार्जशीट है। मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही है जो निकल नहीं पा रही, कहीं परेशान कर रही है मुझे, कि अगर ये कोरियोग्राफी थी तो कोरियोग्राफी कौन कर रहा था और ये चल क्या रहा था? जिसको हम घोटाला मान रहे थे वो तो लग रहा शायद घोटाला था ही नहीं, कोई और ही साजिश चल रही थी देश के साथ। देखिए, जहां तक घोटाले की बात है, मेरा तो शुरू से मानना है, 2012 में भी मैंने टीवी पे कई चैनलों पर कहा था कि ये जो विनोद राय साहब ने बोल दिया कि 1,75,000 करोड़ का घोटाला है, मेरे हिसाब से बिल्कुल बेबुनियाद था, इसमें कोई तथ्य नहीं था। एक आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको याद होगा जब टेलीकॉम
प्राइवेटाइज करने की बात 95 में चली तो इसलिए चली क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था कि टेलीकॉम खुद वो बढ़ा सके उसका दायरा, तो प्राइवेट सेक्टर को लाया गया। प्राइवेट सेक्टर से कमाने का कभी भी इंटेंशन नहीं था। आज के दिन में अगर हाईवे बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी के पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर को लोग इन्वॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को बना करके हर समय पैसा ही कमाया जाए। अगर हाईवे पे आप टोल नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नुकसान हो गया। टोल लगा करके आप कमा भी सकते हैं, ना कमाएं आप ऐसे पिछड़े जगह में अगर आप हाईवे बनाते हैं तो आप टोल नहीं लगाते हैं। सरकार ऐसा फैसला कर सकती है। सीएजी क्या कह सकता है कि चूंकि आपने किसी पिछड़े इलाके में टोल नहीं लगाया इसलिए आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया सरकार का। ये टेलीकॉम सेक्टर कुछ इसी तरह का है। जिस देश का टेलीकॉम इतना पीछे चल रहा था पूरे विश्व के मामले में, उस टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार ने कहा कि हम एक लिमिटेड लो लाइसेंस फी रखेंगे तो इसमें कोई सरदार के आदेश को कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई गलत आदेश है, कि इसमें कोई पॉलिसी डिसीजन गलत है या इसमें कोई क्रिमिनलिटी है। क्रिमिनलिटी का एक एंगल था जिसमें सीबीआई अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करती तो कुछ निकाल सकती थी। वो था राजा के तहत वो जो डेट का कि डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाए सीनियोरिटी के लिए या डेट ऑफ सबमिटिंग टाइम ऑफ सबमिटिंग डिमांड ड्राफ्ट माना जाए। वो मेरे ख्याल से राजा का बिल्कुल गलत डिसीजन था और उसमें अगर कुछ अच्छी छानबीन होती तो शायद क्रिमिनलिटी निकल सकता था। बट वो इतना बड़ा स्कैम नहीं था, वो एक छोटा मोटा स्कैम था विथ रिगार्ड टू द ग्रांट ऑफ दोज लाइसेंसेज ऑन अ पर्टिकुलर डे। लेकिन जो लार्जर स्कैम है मेरे हिसाब से कोई स्कैम था ही नहीं। विनोद राय ने इनफैक्ट जो 2G जो पहले गए थे और बाद में कंपेयर किया वैल्यू एडेड सर्विसेज जहां पर 3G वगैरह ऐड हो गए थे, तो उसका जो पैसा जो लाइसेंस का जो पैसा आया था उससे कंपेयर करके इतना बड़ा फिगर बना दिया। इसलिए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी के इस तरह के फैसले को कहा कि ये कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट इस सीएजी के कोई इस तरह के टिप्पणी पर कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता और बाद में कोर्ट ने रिजेक्ट भी किया है सीएजी के ओपिनियन को और आज के दिन में तमाम हाईकोर्ट भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एबरेशन इसमें पहले तो सीएजी से हुई और दूसरा एबरेशन इसमें सुप्रीम कोर्ट से हुआ और उस एबरेशन का बीजेपी ने फायदा उठाया। भाई पॉलिटिकल पार्टी को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा कि उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उनके पास एक सीएजी का रिपोर्ट था, उन्होंने उसका पूरा पॉलिटिकल माइलेज लिया। आज अब जजमेंट कांग्रेस के फेवर में आ गया है तो वो भी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेंगे। लेकिन इस जजमेंट का ये मतलब नहीं है कि राजा निर्दोष थे, मतलब उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की। इस जजमेंट का ये भी मतलब नहीं है कि कोई क्लीन चिट नहीं है कि इन्होंने नहीं की। इस केस में, इस डिसीजन मेकिंग में, इस पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली राजा को नहीं कहा जा सकता कि वो कोई उन्होंने क्रिमिनलिटी किया है बाय कीपिंग दी प्राइसेस लो और उसको डिसीजन की भाई हम इसको ऑक्शन करेंगे, टेंडर करेंगे। आज आप देखिए इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का ये नतीजा हुआ है कि आज टेलीकॉम सेक्टर बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब बहुत ही बुरी हालत में चला गया है। मेरा सवाल यही है, अगर चलाते होंगे तो आप आज मैं भी आपके अपने फोन से कर रहा हूं, आपका फोन चल नहीं रहा है मेरे ऑफिस में। सर मेरा सवाल भी यही है कि सीएजी ने एक हवा हवाई फिगर बताया इस सेक्टर में, ये सब कंसल्टेंसी, एक प्रिजम्पटिव एक फिगर दिया 1,76,000 करोड़ का। अगर ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता तो शायद पूरे देश में इतना हल्ला भी नहीं मचता। इसी को देखकर कहीं ना कहीं फिर बाद में लाइसेंस रद्द कर दिए गए उसको आधार मानकर और उसका नुकसान ये हुआ कि बैंकों का लाखों करोड़ का एनपीओ हो गया, करीब 3,80,000 करोड़ 3,80,000 करोड़ सेक्टर को कर्ज था, इसका एक हिस्सा एनपीओ हो गया। इतनी कंपनियां, करीबन 6 से 7 कंपनियां जो विदेशी थी, उन्होंने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वो अगर रहती तो शायद और इन्वेस्टमेंट करती। ये जो नुकसान हुआ देश की साख का कि वो कड़वा अनुभव वापस छोड़ के चले गए, ये वापस कौन देगा? इतने लोग जो जेल में रहकर आए, इन सबको वापस कौन लौटाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीएजी अगली बार जब कोई आंकड़ा दे तो हवा हवाई ना हो, ये इंश्योर कैसे होगा? विनोद राय, जिनको लोगों ने सर आंखों पर बैठाया कि ये हमारे हीरो हैं, इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड और स्कैम बाहर लेकर आ गए हैं, अगर उनके आंकड़े इतने खोखले हैं तो फिर उनके साथ फिर क्या होना चाहिए? अब देखिए इसमें तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करना चाहिए। जिन्होंने सफर किया इतना बड़ा लिटिगेशन, वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करें, सुब्रमण्यम स्वामी पे करें, जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने पीआईएल डाला उन पे करें, सीबीआई के उन अफसरान पे करें जिन्होंने चार्जशीट डाली, चार्जशीट इसमें तैयार की। तो ये तो कहीं ना कहीं उनको जस्टिस शायद मिलेगा अगर वो लोग आगे इस बात को ले जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक तो सीएजी के रिपोर्ट को
कोई इतनी महत्व तो देनी नहीं चाहिए थी। अगर नहीं दी होती महत्व तो ये आज के दिन ये प्रॉब्लम उठता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गलत तरीके से एक महत्व दे दी सीएजी के रिपोर्ट को, और उसी का अंजाम ये हुआ कि आज के दिन में इतना बड़ा टेलीकॉम सेक्टर का नुकसान हो गया है, जो शायद इर्रिपेरेबल नुकसान है। पता नहीं हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस नुकसान को बेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन आज के दिन सफरर हम आप सब सफरर हैं। आज टेलीकॉम सर्विस का जो बुरा हाल है वो सारा इस अनसर्टेनिटी सुप्रीम कोर्ट के क्रिएट किए अनसर्टेनिटी के वजह से हुआ है। और इसको आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए और इस तरह के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरा तो यही इसमें कहना है। ठीक है सुदेश जी, एक बार फिर आपके पास बार बार जो ये आरोप लग रहे हैं, जैसा कि अभी पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी कह रहे थे कि ये घोटाला था ही नहीं, और आज कोर्ट के फैसले से भी कहीं ना कहीं ये साबित होता है। आप मुझे बताइए कि जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बीजेपी ने इसको इन्फ्लेट करके कहीं देश के सामने रख दिया कि सबसे बड़ा घोटाला है, जो कांग्रेस का आरोप है, किस तरह से इसका जवाब दें? किया हमने कहा इन्फ्लेट किया? आप तो बता ही रहे हैं, विकास सिंह जी ये भी बता रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कैंसिल किया और उसके बाद कैग अथॉरिटी है, मैं नहीं मानता, इनसे एग्री नहीं करता। कैग अथॉरिटी फिर क्यों रखे हो? कैग को हटा दो। कैग का जो काम है, कैग प्रोसेसेस देखता है, आपके प्रोसेसेस सही है कि नहीं, डिसीजन सही दिया गया कि, और जो डिसीजन मेकिंग में उसको सही डिसीजन, मान लीजिए एक टेबल है, छोटा सा एग्जांपल, उसका मार्केट प्राइस 2000 है, आप उसको 100 में बेचते हैं और फिर ओपन को अपने सेलेक्ट फ्यू को देते हैं, तो क्या ये करप्शन नहीं है? एक बात बताओ, कहां से आ जाएगा? एक बात बताओ, मार्केट एक्सप्लोर किया था क्या? 1658 करोड़ एक लाइसेंस का रखे थे। और दूसरा बात नहीं रुकिए, पहले आपने एग्जाम्पल दिया, जवाब दे लीजिए। आपने जो बहुत एक जवाब दे लीजिए, पहले एक जवाब दे लीजिए। दूसरा बात पहली बात तो कंप्लीट होने दीजिए, वो ये है कि आपने बोला कि वेल कोरियोग्राफ चार्जशीट जो कोर्ट की जजमेंट में कोर्ट कर रहे हैं, ये चार्जशीट कब फाइल हुआ था आपको पता है ना? 2 अप्रैल 2011 को फाइल हुआ था। किसकी सरकार थी उस समय? कौन बोला था केस पैरेट है? पिछले 3.5 सालों से तो आपकी सरकार है ना सुदेश जी, तो हमारे 3.5 सालों से तो आपकी सरकार है ना, एविडेंस तो आप पहुंचा सकते थे ना, एविडेंस क्यों नहीं पहुंचाया? यूपीए सरकार एविडेंस क्यों नहीं पहुंचाया आपने? आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट आपने एविडेंस क्यों नहीं पहुंचाया? 3.5 साल से आपकी सरकार थी और आपने एक एग्जांपल दिया टेबल का। अरे सर, चार्जशीट जब फाइल हो गया, मेरी बात सुनिए, 2011 में चार्जशीट के बेसिस पर ही होता है। आपने एक गलत एग्जांपल दिया, पहले उसको ठीक कर जवाब देगी ना आपको। और आपने एक गलत एग्जांपल दिया, पहले उसको ठीक कर लीजिए ना सुदेश जी। सुन लीजिए, आप बड़े खुश हो रहे हैं सुदेश जी, हमारे पास खुश होने को नहीं है। उठाइए आप कांग्रेस, मेरी बात सुनिए सुदेश जी। जब सबने कहा घोटाला हुआ, मीडिया ने भी कहा घोटाला हुआ, लेकिन आज अगर कोर्ट कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं था तो हमको मानना पड़ेगा। आज कोर्ट कह रही है कोरियोग्राफी थी, तो हम कहेंगे कोरियोग्राफी थी। जब सबने कहा था, सीएजी ने कहा था घोटाला था, तो हमने कहा था घोटाला था। हम तो संस्थाओं का सम्मान करते हैं। सुनिए, नहीं बोला सुदेश जी, मुझे एक बात बताइए। सुदेश जी बताइए कहाँ बोला है? सुदेश जी, आप काफी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, मेरी बात सुनिए, आप एक मिनट समझिए, एक बात को समझिए जरा ठीक से। आपने एक टेबल का एग्जाम्पल दिया। टेबल एक लग्जरी भी हो सकती है और नेसेसिटी भी हो सकती है। इसी एग्जाम्पल को पानी के जरिए समझिए, नहीं किया है। इसी एग्जाम्पल को पानी के जरिए समझिए। अगर कोई आदमी प्यास से मर रहा होगा तो आप ये कहेंगे क्या कि ये पानी ऑक्शन कर दूंगा तो 40 की जगह 80 में बिक जाएगी? मर रहा है वो। टेलीकॉम मर चुका है, टेलीकॉम की हालत खराब कर दी आप लोगों ने। ये तो ऐसा कोई मर नहीं रहा था। आपने टेबल का एग्जाम्पल दिया, मैं पानी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दीजिएगा, मैं पानी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दीजिएगा, ओपन कीमत लगाएंगे क्या? 2001 इस देश में टेलीकॉम कहा था आपको याद है ना? 8 रुपया प्रति मिनट। 2001 के प्राइस में 2008 में 40 पैसे का समोसा मिलता था और 8 रुपये प्रति मिनट का कॉल रेट होता था। हाईकोर्ट ने इंडाइट आज 8 रुपए का समोसा 40 पैसे का कॉल रेट हुआ है। ये बात ठीक है। आशुतोष जी कहना चाह रहे हैं, टाइमिंग को चेंज किया था। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुदेश जी ने एक बहुत बढ़िया बात उठाई है कि ये जो चीज है ये 2011 में कांग्रेस के प्रशासन के दौरान हुई थी। अब इसमें हमको ये देखना चाहिए कि इसका मतलब कि जो उस समय के कुछ विनोद राय साहब तो अभी नाम सबसे बड़ा है, लेकिन नीचे से कहीं से ये फाइल चली होगी, तो ये मतलब कि जो प्रशासन में लोग हैं उसमें कहीं पे कहीं घुन लगा हुआ है, जहां पे कि ऊपर जो है गलत इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड हुई कि साहब ये इस तरह की चीज हो रही है। तो हमें वहां पे भी सतर्क होना चाहिए। दूसरा, जनता जो है, आपने एक बात पूछा कि हम कैसे इससे बचे, तो इसको ये एक नसीहत है जनता के लिए कि भाई आपके सामने जो चीज प्रस्तुत करी जा रही है उस पे आंख मूंद के विश्वास ना कर लें,
क्योंकि उसमें किसी का जो है अपना निजी स्वार्थ भी छुपा हो सकता है। कोई नाराज अफसर है, उसने नीचे से फाइल में चढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ये उस तरह की भी बात है। सुदेश जी सही कह रहे हैं। प्रशांत जी आप जरा समझाइए, जो सुदेश जी कह रहे हैं कि 2011 में अगर चार्जशीट फाइल हुई थी तो हमारी सरकार नहीं थी, इसका क्या जवाब? सुदेश जी जो कह रहे हैं कि 2011 में चार्जशीट फाइल हुई थी, उसके बाद हम लोग बीजेपी की सरकार होने के बावजूद हम कोई भी और एविडेंस नहीं लेके आ सकते थे, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि सीबीआई के पास पूरी पावर है कोई भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की, कोई भी और एविडेंस लेके आने की, वो और कोई भी एविडेंस नहीं आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी जो इशू सुदेश जी ने उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके आवंटन के मामले के ऊपर इशू उठाया था, और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था वो सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति है वो गलत है या सही है। नाउ फर्स्ट की जो नीति है वो उस टाइम पे सिर्फ टेलीकॉम में नहीं थी, वो हर नेचुरल रिसोर्स के मामले में, चाहे मिनरल से रिलेटेड थी चाहे कोल से रिलेटेड थी, वो हर जगह पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति उस टाइम पे बिल्कुल ही एस्टैब्लिश थी। और सिर्फ इंडिया में नहीं थी, वो हर विकसित देश में भी वही वाली नीति मानी जाती थी। आप आज की डेट में हमारी अगर इसकी नीति को देखेंगे तो अगर एक चीज जो 9,000 करोड़ में उस टाइम पे ऑक्शन हो रही थी और 1,08,000 करोड़ रुपए उसके लिए उसको देने पड़े ऑक्शन के टाइम पे, तो उसका पैसा भी तो जनता से ही लिया जाएगा। तो आज की डेट में हमारा जो प्राइस कॉलिंग सबसे कम है पूरी वर्ल्ड में, वो उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, और एक दर्शक ने भी हमें अपनी राय भेजी है। इस कार्यक्रम में हम दर्शकों की राय को भी शामिल करते हैं, सुनते हैं कि दर्शक क्या कह रहे हैं। टैग रिपोर्ट अभी जो आज सभी आरोपी दोष मुक्त साबित हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं, इससे देश को वास्तव में बहुत नुकसान हुआ है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी क्षति पहुंची है। कायदे में इसका हिसाब ऐसा होना चाहिए, जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए तब तक उसे दोष नहीं देना चाहिए। ये राजनीतिक बहुत गंदी हो गई है, इसमें अपना सभी राजनीतिक फायदा उठाते हैं और एक दूसरे को जो है आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये बहुत बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है। इसको जो हमें देश को आने वाले समय में इन्हें जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी को इसमें वास्तव में माफी मांगनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ शेरवीर भी हैं। शेरवीर जी, दो अलग अलग तरह की बात आ रही है और दोनों ही बातों में कहीं ना कहीं राजनीति और इस कानूनी मामले के जो खिचड़ी की बात बार बार हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का पूरा षड्यंत्र था जिसने इसे घोटाला बनाकर प्रचारित किया। बीजेपी कह रही है कि 2011 में चार्जशीट फाइल हुई, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए चार्जशीट कमजोर फाइल की गई। आपको क्या लगता है, कानूनी पहलू के हिसाब से आपको क्या बात सही लगती है? देखिए जी, बात तो शुरू इसमें अगर हम मूल मंत्र पे जाइए तो सबसे पहले तो बात आनी चाहिए जो सीएजी के फिगर्स थे। जो सीएजी के फिगर्स थे और सीएजी का रोल था, क्या वो अपने जो उनको संवैधानिक तौर पे करना चाहिए था, क्या वो कर रहे थे या नहीं। ये तो आर्ग्यूमेंट हम कहीं से भी ले सकते हैं कि पॉलिसी का क्या मकसद था। ऐसे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, फ्री में खाना भी बांटा जाता है, क्या उसमें सरकार को लॉस नहीं होता है। तो ये आर्ग्यूमेंट ये आर्ग्यूमेंट हम हमेशा नहीं ले सकते हैं कि उसमें कुछ कि फाइनेंशियल लॉस के, अगर फाइनेंशियल लॉस है या कोई चीज किसी कम प्राइस पे दी जा रही है तो उसमें घोटाला है, उसमें भ्रष्टाचार है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा संविधान कहता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट है। ये एक हमारा कोर संवैधानिक प्रिंसिपल भी माना जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये है। दूसरी बात जो आती है कि क्या कहते हैं कि सीएजी के जो फिगर्स थे उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं देना चाहिए था। सीएजी के फिगर को कैसे महत्वपूर्ण नहीं दे सकते हैं? वो एक संस्था है जिसका काम है कि वो ऐसे मामलों में देखें। पर क्या उन्होंने अपना काम उतनी जिम्मेदारी से किया? ये एक एस्पेक्ट को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आती है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और जो सीबीआई की बात थी वो बहुत ही दो अलग चीजें हैं। सीबीआई का मकसद था पॉलिसी ना देखना पर क्रिमिनलिटी देखना, और उसके कारण मैं इस बात से को नहीं ले सकते हैं कि सीबीआई की चार्जशीट कांग्रेस के सरकार के बीच में हुई, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो सकती थी और स्टेप्स है। पर यह बात कि सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल ठीक से नहीं की और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं बताया। और दोनों ही वकीलों ने यही पॉइंट बताया, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। सुदेश जी, आप सुन रहे हैं ना, दो वकीलों ने भी आपको समझाया
कि कैसे 2011 के बाद या 2014 के बाद ये पूरा ये विकल्प था कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई फाइल करे। आपकी सरकार थी, अगर वाकई ये यूपीए की वजह से फाइल नहीं हुई थी ठीक से चार्जशीट, तो आपके पास पूरा मौका था, क्यों नहीं हुई चार्जशीट फाइल ठीक से? नरेश जी, आपने जो बात यूज किया कि वेल कोरियोग्राफ्ड है चार्जशीट, मैंने नहीं किया। क्यों बोला? मैं सुदेश जी पहले क्लियर कीजिए, ये जज साहब का स्टेटमेंट है, मैंने खाली कोट किया। क्या गलती किया उसकी विवेचना अलग है। सुदेश जी, उस वेल कोरियोग्राफ्ड चार्जशीट कोट किया, वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। वो जज साहब का स्टेटमेंट है, गंभीरता को समझिए। अब तो सीबीआई देख रही है, उसको अपील करेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। सीबीआई ने डिसाइड किया है अपील करने का, और आपको पता होना चाहिए ट्रायल कोर्ट के जजमेंट ऐसा नहीं है कि एकदम लकीर हो गया। एक बात बताइए सुदेश जी, एक बात बताइए, चेंज होता है। सुदेश जी सुनिए, आप न्यायालय को उतना सम्मान नहीं करते, हम करते हैं। जब तक किसी और न्यायालय में मामला नहीं चला जाए, हमारे लिए वही आखिरी लकीर है। सर मैं वकील हूँ सर, मैं न्यायालय का सुदेश जी क्यों नहीं करूंगा? सुदेश मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ लॉ का। मेरी एक बात सुनिए, आरोप आप पर सीबीआई कोर्ट के आरोप आप पर 2000 में गिरे हैं। ठीक है, सुनिए आप एक मिनट। आरोप 2013 में भी लगे थे, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट रखी गई थी। उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपके सदस्य भी थे, बीजेडी के थे, टीएमसी के थे, करीबन कई पार्टियों के थे, और उसमें रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कोई घोटाला नहीं हुआ। जिसके बाद पीसी चाको ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट पर हम संसद में बहस चाहते हैं, चर्चा हो, लेकिन बीजेपी चाहती नहीं है चर्चा करना, क्योंकि अगर चर्चा कर लेगी तो झूठ खुल जाएगा कि घोटाला नहीं है, और फिर राजनीति करने का जो अवसर है बीजेपी के पास वो उनको नहीं मिलेगा, कल ही खुल जाएगी। इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए नरेश जी, फिगर्स आपके सामने हैं कि आपने 2 रुपए में बेचा, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला ऑक्शन करो, वो आपको 8 रुपया मिला, 4 गुना प्राइस मिला। हमने जब किया बहुत ज्यादा प्राइस मिला। इससे बड़ा फैक्ट्स क्या हो सकता है? मतलब घोटाला तो फेवरेटिज्म ही होता है ना, और फेवरेटिज्म के क्या कारण होंगे वो आप बताएंगे। उससे ज्यादा हो गया वो आप नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि दोज हु हैड एक्सेस टू कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ठीक है, उनको फेवर करने के लिए किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला इसको, इलीगल भी बोला। ठीक है विकास जी, इस बात को मत झुटलाइए। विकास जी, इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही काउंसिल नहीं कर दिया। ठीक है विकास जी, कोई अपील किया? विकास जी हमारे पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। ठीक है सुदेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की ओर से एक तर्क है कि 2 रुपए का चीज का हमको 8 रुपए मिल गया, और इस तर्क का क्या जवाब दिया जाए? वाकई में फायदा हुआ क्या इससे? देखिए, जब आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और एक सर्विस प्रोवाइड करने में अगर आप चाह रहे हैं कि लोगों को अफोर्डेबल एक चीज हो जो कि आराम से लोग यूज कर पाए। देखिए, जो टेलीकॉम सर्विस है उसके बुनियाद पे हम बिजनेस करते हैं, और जो हमारा जो इंडिविजुअल एंटरप्राइज है इसी टेलीकॉम पर काफी हद तक आश्रित है, इंटरनेट पे और टेलीकॉम पे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो जो देश की उन्नति है एक तरह से टेलीकॉम रेवोल्यूशन के साथ साथ जुड़ी हुई है। तो अगर सरकार का एक ये फैसला है कि हमको टेलीकॉम लोगों को अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाना है, तो अगर हम कम लाइसेंस फी लेते हैं तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप लाइसेंस फी ज्यादा लेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर आम आदमी से तो लेगा ना, कहां से? अपने पास से, कोई घर से थोड़ी ला करके लगाने वाला है आपको लाइसेंस फी देने के लिए। और आम आदमी मतलब हमसे आपसे कोई ना कोई तरीके से उसका टैरिफ बढ़ेगा या और तरीके का उसमें चार्ज जुड़ेगा, और जुड़ करके हमसे लिया जाएगा। तो अगर चाहती है सरकार कि हाँ एक सर्विस प्रोवाइडर को हम सस्ते में दें, जिसमें कि वो आगे जाकर के सर्विस, जो बाकी सर्विस आगे बढ़ाए वो सस्ते में बढ़ाए, उस सर्विस इस चीज को सस्ता मिलने से और इन्वेस्टमेंट कर सके। अब हुआ क्या है, अब आपने इसको एक ऑक्शन तो करवा दिया, ऑक्शन कराने से सर्विस प्रोवाइडर ने अपना पैसा सारा फंसा दिया, बैंक से अब फर्दर फाइनेंस मिल नहीं रहा है। तो जो इस इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए चाहिए, आज के दिन में क्यों आपके मोबाइल फोन फेल हो रहे हैं, क्यों आप बात नहीं कर पा रहे हैं? हर मोबाइल फोन आप देखिए कलेक्शन में आपको मतलब 10 कॉल कीजिए तो 6 कॉल आपके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आवाज नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये इस तरह की अनसर्टेनिटी से इन्वेस्टमेंट। तो जो नुकसान इसने किया है इस जजमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने या इस पीआईएल पिटिशनर से, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। ये पोस्टेरिटी बताएगा कि कितना बड़ा नुकसान इस देश का हुआ है इस तरह के आरोप लगने से। और आज मैं तो इस जस्टिस सैनी को मैं सैल्यूट करूंगा कि इन्होंने
हिम्मत दिखाई, इतना बड़ा मीडिया ट्रायल के बाद, इतना बड़े सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद भी जब उसने देखा कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, तो उसने दूध का दूध पानी का पानी अलग करके एक जजमेंट दिया। इसलिए हम तो इसको बहुत सराहनीय मांगेंगे और इसको मानेंगे कि आगे के लिए मेरे को तो लगता है कोयले में भी यही होगा अल्टीमेटली। जो कोयले में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करवा दिया है, देखिएगा एंड रिजल्ट उसका भी यही होगा, अगर जज उसमें अगर दम होगी, इस तरह की सैनी जैसे जज की दम होगी तो इसलिए ये इस तरह के मामलों में, कमर्शियल मामलों में डायरेक्ट जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां पर आपके पास कोई तथ्य नहीं है कि हाँ कोई इतना पैसा किसी ने लिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सब में अगर आप दे रहे थे तो फेवरेटिज्म किसी को कोई भी अप्लाई कर सकता था और उसमें कोई एलिगेशन नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सब को आपने वायलेट किया। अगर आप कोई भी अप्लाई कर सकता है उसी लाइसेंस के लिए और उसी ऑर्डर में आप दे रहे हैं। आखिरी मिनट बचा है, आखिरी मिनट फीस आपने सबके लिए रखा है, आखिरी मिनट नुकसान। ठीक है सुदेश जी, आऊंगा आपके पास। आशुतोष जी अगर 30 सेकंड में अपनी बात करें। ठीक है, विकास जी से मैं एकदम सहमत हूं। हम सब अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और कोर्ट को जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि कौन तय करेगा कि भाई क्या सही रास्ता है, वो टेक्नोक्रेट्स पे छोड़ना चाहिए। और ये मान लेना कि जो सरकार में बैठा है वो बेमानी है, चाहे वो नेता मंत्री अफसर हो, ये गलत है और ये रवैया कोर्ट को बदलना चाहिए। सुदेश जी आखिरी 30 सेकंड। देखिए, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही नहीं था, ये फर्स्ट कम फर्स्ट पे था। आपको पता होगा कि डेट को पहले किया गया और 3:30 बजे से 4:30 बजे तक बोला गया जो लोग आएंगे उसको हम लाइसेंस देंगे। और उसके बाद जो लोग लाइसेंस दिया गया वो लोग 2 दिन पहले से ही ड्राफ्ट लेके रेडी थे, यानी उनको इन्फॉर्मेशन था। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं थी, उसकी बात हो रही है। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देते हैं तो विकास नहीं कर पाए, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। कोर्ट में सिर्फ चैनलों पर आके बोलेंगे, कोर्ट में साबित भी करेंगे। सब साबित होगा सर, सिर्फ चैनलों पर ही बोलेंगे या कोर्ट में साबित भी करेंगे? सब साबित होगा सर। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? माफ कीजिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर सच कहूं तो आज हम सब शर्मसार हैं, हम मीडिया वाले। हम सबने बताया कि एक देश का बड़ा घोटाला हुआ है, अपनी अपनी कैपेसिटी में खूब जमकर उस वक्त की सरकार को लताड़ भी लगाई। लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमको संस्थाओं का भरोसा करना था, सीएजी पर भरोसा था, सीबीआई पर भरोसा था। आज वो भरोसा कहीं ना कहीं हिल रहा है और शायद अगली बार जब इस तरह कोई आंकड़ा आएगा तो हम उतनी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये नुकसान भी इन संस्थाओं का है और शायद एक आम आदमी भी अब वो भरोसा नहीं कर पाएगा। जो घोटाला नहीं था उसे घोटाला बताया गया। नमस्कार। जितने मुल्जिम हैं सबको जो है बरी कर दिया गया। विपक्ष के झूठ का क्या